कविता जी अपने कटु और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके इसी व्यवहार के चलते बड़ी बेटी और बहू ने पहले ही घर छोड़ दिया था। हुआ यूं था कि एक दिन गुस्से में कविता जी ने बड़ी बहू से कह दिया कि निकल जा मेरे घर से, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस घर में कदम मत रखना। उनकी यह बात कठोर थी कि बेटी बहू ने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। समय बीतता गया। छोटी बेटे आलोक की शादी वाड़ी से हुई, लेकिन हालात कुछ बदले नहीं थे। वाड़ी को भी रोज रोज ताने सुनने पड़ते थे, कभी उसके पहनावे को लेकर तो कभी उसके खाने पीने के तरीकों को लेकर। फिर भी वाड़ी सब कुछ सहती रही, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए। लेकिन एक दिन सब्र की सारी सीमाएं टूट गईं। हुआ ये था कि वाड़ी की माँ फोन पर बोली, बेटा तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब सुनकर वाड़ी हड़बड़ा गई। वो जैसे तैसे ही तैयार होकर अस्पताल जाने लगी। कविता जी ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी और दामाद घर आ रहे हैं, और तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पापा मर थोड़े जाएंगे। मामूली सी चोट है। ये बात सुनकर वाड़ी का धैर्य जवाब देने गया। आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा लिए बोली, देखते हैं कौन रोकता है मुझे। मेरे पापा की जान से बड़ी आपकी बेटी की खातिरदारी नहीं है। वाड़ी ने गुस्से में आलोक का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए आलोक, मुझे अस्पताल जाना। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वाड़ी के पिता सोए थे और उनके पैर में फ्रैक्चर था। उन्हें देखकर वाड़ी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं तो डर गई थी कि तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता तो। आलोक ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ घंटों में घर ले जा सकते हैं। इसी वक्त वाड़ी का भाई भी अस्पताल पहुंचा। 2-3 घंटे बाद आलोक सबको लेकर वाड़ी के मायके चला गया। उधर कविता जी अपने कहे शब्दों पर पछता रही थी। उन्हें ये डर हो रहा था कि कहीं आलोक और वाड़ी भी उन्हें छोड़कर चले ना जाएं, जैसे बड़ी बेटी और बहू चले गए थे। पर अफसोस, यह डर होते हुए भी उन्होंने बेटे को एक कॉल तक नहीं किया। इधर वाड़ी के घर में माहौल थोड़ा शांत हुआ। आलोक फ्रेश होकर चुपचाप बैठा था। तभी वाड़ी उसके पास आई और बोली, इतने शांत क्यों हैं आप? क्या सोच रहे हैं? आलोक ने गहरी सांस ली और कहा, वाड़ी, हमसे गलती हो गई है। मम्मी को ऐसे नहीं छोड़कर आना चाहिए। वाड़ी चौंक कर बोली, तो फिर उन्होंने मेरे पापा के बारे में कहा, वो क्या सही था? क्या उसे नजरअंदाज कर दूं? आलोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वो बात गलत थी, बहुत गलत। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सोचो, भैया भाभी भी माँ की गुस्से में छोड़कर चले गए। अगर हम भी यही करेंगे तो माँ का क्या होगा? चाहे जैसी भी हो, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं मानता हूँ कि उनकी बातें चुभती हैं, लेकिन क्या उन्हें सुधरने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? वाड़ी चुपचाप सुनती रही। उसे आलोक की बातों में सच्चाई दिखी, पर उनका दिल अब भी दुखा हुआ था। पीछे खड़ी वाड़ी की माँ सारी बातें सुन रही थी। आलोक और वाड़ी की बातचीत खत्म होने पर वे पास आ गई और प्यार से वाड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। खैर, एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी सास से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वाड़ी कुछ कहती कि उससे पहले ही माँ ने अपनी बात जारी रखी। माना कि वो तुम्हारे पापा को लेकर बहुत बुरा कहा, लेकिन शायद वो गुस्से में थी, और बेटा, गुस्से में लिए हर फैसले अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, तू जरा सोच, अगर तेरी भाभी किसी बात पर नाराज होकर मुझे छोड़कर चली जाए तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? समधन जी भी अब नहीं रहे, तेरी सास का भी कोई और सहारा नहीं है। बेटा, घर छोड़ने की गलती मत करना, चाहे हालात कैसे भी हो। वाड़ी चुपचाप सुनती रही। माँ की बातों ने उसे भीतर तक छू लिया। उसे अपनी प्रतिक्रिया पर पछतावा होने लगा कि शायद वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन दिल में एक टीस अब भी बाकी थी। पापा के बारे में तो माँ जी ने कहा, वो अब भी उसे चुभ रहा था। शाम तक वाड़ी और आलोक वापस घर लौट गए। दरवाजा जैसे ही खटखटाया, कविता जी ने दरवाजा खोला। बेटे और बहू को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक अनकही खुशी फैल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मेरे बच्चे वापस आ गए। लेकिन अपनी अकड़ और अहम चलते उन्होंने ना तो कुछ कहा, ना कोई भाव जताया, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर वाड़ी ने आते ही किचन का रुख दिखा। बिना कुछ बोले वो पूरे किचन से सभी के लिए खाना बनाने में जुट गई। फिर थाली में खाना परोसकर वह कविता जी के कमरे में चली गई। वाड़ी ने धीरे से कहा, माँ जी, खाना खा लीजिए। कविता जी ने चुपचाप थाली ले ली। वाड़ी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, माँ जी, सुबह मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कविता जी ने न तो कुछ कहा, न ही कुछ कोई प्रतिक्रिया दी, बस चुपचाप थाली की ओर देखने लगी। वाड़ी ने एक पल उनका चेहरा देखा, फिर बिना कुछ बोले वहां से उठकर बाहर आ गई। अगली सुबह सब कुछ सामान हो गया। कविता जी के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं पर
कई चिड़िया ने घोंसला बनाए रखे थे। कप्तान जी हर रोज उन्हें दाना डालते। उस दिन भी वो रोज की तरह चिड़ियों को दाना डालने आंगन में आए। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पहले ही दस्तक दे चुका था। पिछली रात तेज आंधी थी जिसने वृक्ष की बुरी तरह झकझोर दिया था। वाड़ी सुबह सुबह आंगन में की सफाई कर चुकी थी और सूखे पत्तों को बाहर फेंक चुकी थी। कप्तान जी ने जैसे ही चिड़ियों के लिए दाना डाला, उन्होंने ऊपर वृक्ष की ओर नजर उठाई। वहाँ अब न कोई चहचहाहट थी, न कोई फड़फड़ाहट। उनका हरा भरा लहराता हुआ आम का पेड़ आज सूना और खाली दिख रहा था। धीरे धीरे उसके पत्ते उसका साथ छोड़ चुके थे। वह पेड़ अब पूरी तरह सूखी टहनी जैसा दिख रहा था, निराशा और वीरान। वो चिड़िया जो कभी उसके हर हिस्से में जीवन भरती थी, आंधी की रात में अपने घोंसले छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी, शायद किसी और हरे भरे घने वृक्ष की तलाश में, जहाँ उन्हें सुकून और अपनापन मिल सके। कविता जी उस दृश्य को देखकर भीतर से हिल गई। उन्होंने गहराई से सोचा, मेरा हरा भरा वृक्ष आज सूना हो गया है। चिड़िया नहीं है, पत्तों का साथ नहीं है, इसीलिए सब उड़ गए कहीं और जहाँ उन्हें चैन और सम्मान मिले। उसी क्षण उन्होंने अपने आंगन से नजर हटाकर अपने घर के अंदर झांका तो वहाँ भी उन्हें वही वीरानी, वही सूनापन महसूस हुआ। घर जो कभी जीवन और रिश्तों की गर्माहट से भरा हुआ था, अब एक सूने खाली पेड़ की तरह दिख रहा था। जिस आम के पेड़ की छांव में बैठकर कविता जी सोच रही थी कि अब उन्हें आईना दिख रहा है। उस पेड़ की कुछ शाखाओं पर चिड़ियों का चहचहाना बंद हो चुका था, जैसे कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर उड़ गए हों। वहीं पेड़ उनके नीचे कभी उनका बड़ा बेटा, बहू और पोता सूरज हंसी खुशी रहा करते थे, अब सूना हो गया। इतना सोचते सोचते कविता जी उठकर खड़ी हो गई। एक गहरी सांस लेकर खुद बोली, नहीं, मुझे अपने घर को फिर से हरा भरा बनाना है, इस वृक्ष की तरह। इस घर को सूना नहीं होने देना। आज पहली बार उन्हें अपने बेटे और बहू की बहुत कमी महसूस हो रही थी। उन्हें उनकी याद मन को बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे उन्हें अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगा, वैसे वैसे भीतर से घुटन महसूस होने लगी। क्यों किया मैंने ऐसा? यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कैसे वो बड़ी बहू को ताना से छल्ली करती रही, बात बात पर अपमान करती रही, हर काम में कमियां निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया, और अब वही व्यवहार अपनी छोटी बहू वानी के साथ भी दोहरा रही थी। वो सोचने लगी, मैं क्यों नहीं बहुओं की बेटी जैसा प्यार दे पाई? क्यों मेरा व्यवहार हमेशा कठोर रहा? पछतावे के आंसू उनकी आंखों से टपकने लगे। उन आंसू को पोंछने वाला आज भी उनके पास एक बेटा और बहू है, लेकिन अगर उनका गुस्सा और कठोरता यूं ही बनी रही और ये दोनों भी उनसे दूर चले गए, तो क्या बचेगा उनके पास? पतझड़ के मौसम में सोने आम के पेड़ ने आज कविता जी को उनकी गलती का एहसास करा दिया। आज दोपहर जब सब लोग खाना खाने बैठे तो खाने का पहला कौर लेते ही कविता जी बोल पड़ी, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी, बहुत ही अच्छा खाना है। आलोक और वानी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। कविता जी के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर वानी फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं था। उसे लगा जैसे सचमुच आज सब्जी कुछ खास बनी है। तभी माँ कोई कमी नहीं निकाल पाई। बहू कहकर पुकारने वाली कविता जी आज दोपहर से वानी को बेटा कहकर संबोधित कर रही थी। अपनी सास के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर वानी बेहद खुश थी। आज पूरे दिन घर में किसी की बात पर टोका टाकी नहीं हुई। माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी और आनंद भी। यही सुखद परिवर्तन देखकर कविता जी भी प्रसन्न थी। उनके मन में भी कोई तनाव नहीं था, क्योंकि आज वह वानी के कामों में कमियां ढूंढने के बजाय उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रही थी, और ऐसा करके उन्हें भी एक अलग ही सुकून और संतोष महसूस हो रहा था। अब वानी के हर काम में कविता जी न सिर्फ मदद करने लगती थी, बल्कि उसे अच्छे से बात करने भी लगी थी। वानी की मुस्कान अब हर रोज आलोक को दिखाई देने लगी थी और उसे देखकर आलोक का मन भी प्रसन्न हो जाता। यह सुखद बदलाव धीरे धीरे बड़े बेटे और बहू तक पहुंच गया। एक दिन आलोक ने माँ से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, वो लोग मिलने के लिए बुला रहे हैं, सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन के लिए वहाँ जाकर आऊँ। कविता जी कुछ देर चुप रही, फिर अचानक गंभीर होकर बोली, रुको। उन्होंने उठकर खुद ही फोन उठाया और वर्षों बाद पहली बार अपने अहम और अभिमान को एक ओर रखकर अपने बड़ी बहू कनक को फोन मिला दिया। फोन की घंटी बजी और फिर उधर से आवाज आई, हेलो। कविता जी के होठ तक शब्द आकर रुक गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उधर कनक ने आवाज पहचान ली। वह भावुक होकर बोली, माँ जी प्रणाम। कनक की वह मधुर और सम्मान भरी आवाज सुनते ही कविता जी खुद को संभाल न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू ने वर्षों की दूरी बहा दिया। इनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वानी भी वहां आ गई। उसने अपनी सास को कांपता
हाथ थाम लिया। अपने आप को संभालते हुए कप्ता जी ने नम्र स्वर में कहा, कनक बेटा, मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था, इसीलिए उसकी आवाज बड़ी बेटी आरव तक भी पहुंच रही थी। उधर से कनक ने तुरंत कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कप्ता जी की आवाज भर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारे और बच्चों की बहुत कमी महसूस हुई। मैंने गुस्से में जो कहा था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने वो सारे शब्द वापस लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया। अब जब तुम्हारे बिना ये घर अधूरा लगने लगा तो मुझे अपनी गलतियां साफ दिख रही है। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस एक बार मेरे पश्चाताप को स्वीकार कर लो। कप्ता जी की बात सुनकर कनक भी भावुक हो गई। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। प्लीज रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी भी थी। हमें भी आपके गुस्से में कहे शब्दों के कारण घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर जो हुआ सो हुआ। अब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि आगे सब कुछ अच्छा हो। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। कनक के फोन रखने के बाद जैसे ही उसके आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। कनक ने तुरंत चिंता से पूछा, प्लीज आरव, आप रो क्यों रहे हैं? आरव ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, कनक, इतने दिन से मैं बस इसी लम्हों का इंतजार कर रहा था। आज वह पल आ ही गया। इधर वानी के चेहरे पर जो उदासी आलोक ने देखी थी, उसके मन को बहुत बेचैन कर दिया था। वह भी कई बार सोचने लगा था कि हम कहीं दूर चले जाएंगे, इस घर से अलग। लेकिन अब तो वो सारे विचार उसके मन में मिट गए। आलोक थोड़ी देर रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर माँ की सुबह में ये बदलाव न आता तो शायद ये घर बिखर जाता, लेकिन अब यही बदलाव हमारे परिवार को फिर से जोड़ रहा है। इसी बीच एक और खुशखबरी ने घर की रौनक बढ़ा दी। वानी प्रेग्नेंट हो गई थी। घर में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। खुशियां कई गुना बढ़ चुकी थी। बड़े बेटे और बहू का आना जाना भी अब नियमित हो गया था। वे पास के शहर में ही रहते थे, इसीलिए हर रविवार घर चले आते थे। पूरे परिवार साथ बैठकर बातें करता, हंसता, खाना खाता, ढेर सारी यादें संजोता। एक समय जो घर बिखरने की कगार पर था, अब वही घर एकजुट, प्रेम और समझदारी की मिसाल बन गया था। इस तरह एक बिखरता हुआ घर संभल गया था। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।